वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम स्टार्ट करते हैं 26 जून का अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज इतना एडिटोरियल में इतना सेक्शन नहीं है क्योंकि आज क्या था, सैटरडे है और सैटरडे और संडे को एडिटोरियल नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। फिर भी हमने कुछ चीज़ तो हम उसमें से ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक तरह से बेसिक तक जाना है। जो पहले प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर नया जम्मू कश्मीर क्या है, अभी रिसेंटली जो आपके सब अपोजिशन जो लीडर थे, पार्टीज़ थी, उन्होंने मोदी से मीट किया और मोदी से विश्वास जताया कि जो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब दोबारा से स्टेट का रिस्टोरेशन कर दो, मतलब जो स्टेटहुड जो है उसको वापस लौटा दो, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया मोदी जी से। तो हम इसमें से जो सारी चीज़ें, इसमें सब चीज़ जो आएंगी वो रिलेटेड टू पार्टी इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 370, मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं अभी, उसके बाद कश्मीर को और भी सु किया है कि और भी पार्टियों ने क्या बोला, भारत माता की जय, ये सब चीज़ें, ये चीज़ हमारे पढ़ने की नहीं है। हमारा जो पढ़ने का है उसमें पढ़ना है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ये क्या होता है कि पावर, जो स्टोरेशन पावर रहती है सेंट्रल की, कि फिर कि स्टेटहुड चेंज करना या फिर नेम चेंज करना या फिर उसका मतलब कि बाउंड्री स्ट्रक्चर चेंज करना, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट करना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो किसके पास कौन सी किसकी पावर है। फिर सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है, ब्रेकिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको चेक करेंगे। और जो डिफरेंट डिमांड है स्टेट की, जो डिफरेंट डिमांड करती हैं, जैसे यूपी करता है, उधर बोडोलैंड करती हैं, इधर विदर्भा रीजन बोलता है महाराष्ट्र से अलग होने के लिए, उसको पढ़ेंगे। और कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1956 से पहली कौन सी स्टेट हुई, उसके बाद कौन सी स्टेट हुई, उसको हम कवर करेंगे। तो वो पढ़ेंगे हम अपने बेसिक नोट से, इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है आज। बस थोड़ी मोटी बात है कि आप जो है कि स्टेट बनाओगे, फिर आप तालिबान जो है टेररिस्ट ग्रुप है, प्लीज़ उनसे बात करो। बैक चैनल टॉक चल रही है पाकिस्तान से, फिर तालिबान जो है, तालिबान से भी टॉक करेंगे क्योंकि शांति बहाल कर पाए इस रीज़न में। तो ये सारा रीज़न वही है, इसमें सारा एडिटोरियल में वही सब कुछ आया। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नोट से, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। हम जो स्टार्ट करते हैं यूनियन से, जो मैंने नोट्स निकाले हैं उसका मीन्स है यूनियन। अब जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 1 to 4 हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल जो 1 होता है वो नेम होता है, उसमें क्या होता है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, जो भी यूनियन की टेरिटरी है, जैसे भारत, ये आर्टिकल 1 में आएगा, ठीक है। डेट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट आएगा। द स्टेट एंड दस की टेरिटरी होंगी, देयर ऑफ शैल बी एज ए स्पेसिफाइड, जितनी भी टेरिटरी होगी, नाम होगा, यूनियन होगा, आर्टिकल 1 में आएगा। तो आर्टिकल 1 में आता क्या है, आर्टिकल 1 में आता क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वो कितनी बड़ी टर्म है, उसमें क्या आता है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज जो है स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड सच अदर टेरिटरी एज में एक्वायर्ड। तो आपको याद रखना है, जो टेरिटरी वाला वर्ड है ना, ये बिग वर्ड है आपका यूनियन से, ये बड़ा वर्ड है यूनियन से। टेरिटरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यूनियन ऑफ द सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 फर्स्ट हो गया नेम फेम सब चीज़ के लिए। आर्टिकल 2 होता है एडमिशन देना और रीएस्टेब्लिशमेंट करना किसी न्यू स्टेट का। ये नहीं कि कोई अलग स्टेट, न्यू स्टेट बनाना। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल क्या है, 2 नंबरी का मतलब क्या है, नया काम करेंगे 2 नंबर का, तो ये आपको याद रखना है। तो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट सच टर्म एंड द कंडीशन एज में थिंक फिट, जैसे उसे लगता है, जैसे उसे करना है। तो सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो 2 नंबर ही है, तो न्यू बनाने की किसके पास है, पार्लियामेंट के पास सारी पावर। एक आर्टिकल और आता है 2A, इसको ख़त्म कर दिया गया था बाद में, जब स्टार्टिंग में सिक्किम को ना ऐड किया गया था इसके अंदर। ये किया गया था, न्यू स्टेट तो बनाया गया, पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, एक तरह से आपके राजा की और होती थी वो, कि प्रेसिडेंशियल टाइप होता था, तो इंडिया का पार्ट नहीं था। हम उसे अपने अंदर लेके आए, हमने बोला कि हम आपको आर्टिकल 2 में नहीं रखेंगे, एकदम से नहीं बताएंगे, हम आपको 2A में रखेंगे और आपको कुछ स्पेशल राइट देंगे, उसके अंदर स्पेशल राइट प्रदान करेंगे। बाद में स्टेटहुड का उसे दे दिया था, ये ख़त्म कर दिया गया था, तो आर्टिकल 2A भी था। अब आर्टिकल 2 हो गया तो न्यू स्टेट के लिए। अब आर्टिकल 3 किस चीज़ के लिए, कि फॉर्मेशन करने के लिए किसी न्यू स्टेट का, एंड अल्ट्रेशन करना हो किसी एरिया का, बाउंड्री को चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का। तो आप सुनोगे कि इसमें भी आ गया, इसमें फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इसमें एडमिशन दिया जा रहा है। एडमिशन तो यानी कि इंडिया का पार्ट था ही नहीं कभी,
उसे लाया जा रहा है। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन, क्या कि एक स्टेट को भी तोड़ के 2 स्टेट बना सकते हैं। अब यूपी को 4 में डिवाइड कर दो तो फॉर्मेट किया जा रहा है ना। इसमें एस्टेब्लिश और एडमिशन कि हमारा पार्ट नहीं है, बाहर से लेके आर्टिकल 2 में आएगा। इसमें पार्लियामेंट में बाय द लॉ, पार्लियामेंट लॉ से पास करेगा, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट को 2 भाग में डिवाइड कर दो। जैसे लद्दाख कर दोगे स्टेट और जम्मू कश्मीर, जैसे आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लास्ट स्टेट जो की है, ठीक है। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, छोटे छोटे भाग 2 स्टेट के लिए उनको मिला के बना दो। तो आप तोड़ बुन अंदर ही कर रहे हो। तो आर्टिकल 3 क्या है, वो अंदर ही करना है। 2 नंबर ही क्या है, वो बाहर से लेके आना है 2 नंबर ही। तो इसमें यही है कि इंक्रीज़ करना किसी स्टेट का एरिया, डिमिनिश करना किसी स्टेट का एरिया, अल्टर करना बाउंड्री ऑफ द स्टेट या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये आएगा आर्टिकल 3 में कि अंदर अंदर घुमाना। प्रोवाइड द नो बिल शैल बी प्रपोज, मतलब कि ये बिल नहीं ला सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन किसकी लगेगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, ठीक है ना। जब तक वो रिकमेंडेड नहीं करेंगे तब तक आप ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। वेयर द पर्पज कंटेन द बिल अफेक्टेड द एरिया, बाउंड्री, नेम, जो भी आप करना है आपको करना है, आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। और प्रेसिडेंट उसको कहाँ पे रखेंगे, जिस स्टेट का आप कर रहे हो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव स्टेट को भी वो व्यूज़ भेजे जाएंगे, उनको भी सेंड किए जाएंगे कि हम आपके स्टेट के साथ ये कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड अलाउड द एक्सपायर्ड। अगर स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, रिव्यू वापस नहीं भेजे, तो प्रेसिडेंट को अलाउ है, वो कह देंगे ठीक है आप बात कर लो, स्टेट ने कोई अपना चीज़ें नहीं भेजी। तो स्टेट को एक तरह से बस दिखाया जाएगा और वापस ले लिया जाएगा, और स्टेट के पास कुछ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है, इन द आर्टिकल क्लॉज A to E है, स्टेट मतलब कि इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी, बट इन द मतलब कि जो प्रोविजंस है इसमें ऐड कर लेना कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी। बस एक तरह से स्टेट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी, स्टेट डज नॉट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब यह दिखा के वापस ले लोगे। द पावर जो कन्फाइंड की गई है, आपको कन्फर्ट की गई है, पार्लियामेंट के पास की गई है सारी चीज़ों की। इंक्लूड द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, सब पावर किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है हर चीज़ करने की। आर्टिकल 2 के अंदर भी, आर्टिकल 3 के अंदर भी। आर्टिकल 3 के अंदर बस क्या रहेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट स्टेट के पास भी भेजेगा जिस स्टेट को चेंज किया जा रहा है। बस उनके देखने के लिए आप ये देख लो, आपको कुछ बताना है तो बता दो, वरना कोई बात नहीं है। अब आर्टिकल 4 किस चीज़ के लिए आता है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। कोई लॉ बनाया जा रहा है आर्टिकल 2 और 3 में, तो ये क्या बोलता है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको फर्स्ट, पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड द 4th शेड्यूल, ठीक है ना, क्योंकि आपको और भी चीज़ें बढ़ानी है ना। आपको अमेंडमेंट करोगे तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, वो अमेंडमेंट कैसा होगा, वो अमेंडमेंट होगा आपका सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको पास करोगे इन द पार्लियामेंट। कैसे पास करोगे, ठीक है ना, सिंपल मेजॉरिटी से। खुद आपको आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो भी आप चेंज कर रहे हो 3 और 2 से कोई भी चेंज कर रहे हो तो आपको 4 पावर देता है 2 और 3 में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। सप्लीमेंट करना, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट अफेक्टेड इन सच ए लॉ, पार्लियामेंट में है डिम नेसेसरी नो सच लॉ, मतलब कि एफोर्ड सेट शैल बी डिम टू बी अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किए जाते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ऐसा भी आपको प्रदान करता है, आर्टिकल 4 आपको प्रदान करता है। कुछ बाइट सा इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो आर्टिकल था आपका अंडर सिक्किम वाला था, मेड ए पार्ट ऑफ, वो आर्टिकल 2A में रखा गया था। फिर जो आर्टिकल अंदर तेलंगाना का मतलब पार्ट बनाया गया था, तेलंगाना को फॉर्म किया गया, तो आर्टिकल 3, क्योंकि अंदर का मामला 3 में है, बाहर से कोई स्टेट ला रहे हो आप अंदर लेके आ रहे हो तो 2 में आएगा। आर्टिकल 3 इज द ओरिजिनल प्रोविजन वॉज अमेंडमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955, उसमें 24 दिसंबर 1955 को इसको अमेंडमेंट किया गया था, थोड़ा सा प्रोविज़न इसमें कुछ चीज़ ऐड की गई थी। नाउ नो वेयर अंडर पार्ट 1 द मेंशन दैट इंडिया इज़ द फेडरल स्टेट, कहीं भी मेंशन नहीं है पार्ट 1 में, कहीं भी मेंशन नहीं है पार्ट 1 में इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। जहाँ भी मेंशन है वहाँ यही मेंशन है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपने सुना हो, चलो तो ये अंदर की बाउंड्री हो गई। अब आपने सुना होगा जैसे ये आपका टेरिटरी मतलब कि कोस्टल एरिया है 7500 किलोमीटर का, तो इसकी जो बाउंड्री होती है, जो आपकी सी की बाउंड्री होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हो, टेरिटोरियल जोन भी बोलते हो 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर अगले 12 तक आप आपके कंटीजियस जोन बोलते हो, और 200 नॉटिकल माइल्स तक उसको क्या बोलते हो आप
इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। तो ये कैसे आते हैं, ये कैसे डिफाइन करेंगे? चलो अंदर का हमने कर लिया, बाहर से कोई स्टेट ऐड की वो भी हमने कर लिया, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम पढ़ते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बिकम ए पार्ट ऑफ स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एब्सेंस एनी लिस्टिंग, कहीं भी लिस्टेड नहीं है, ना शेड्यूल 1 में ना शेड्यूल 4 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, जो एब्सेंस है एक तरह से है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल जोन कहाँ पे है? एक सी जोन प्रिस्क्राइब जो करता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जो है उसमें मेंशन है कि जो भी स्टेट के बाउंड्री आसपास बाउंड्री होगी उसकी 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो होगा वो बेसलाइन गिना जाएगा और वो स्टेट के अंदर गिना जाएगा जो उसका कोस्ट से वो टच करता होगा, यानी कि 370 किलोमीटर। अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स को कन्वर्ट करोगे तो 370 किलोमीटर का जो बाउंड्री का एरिया है कोस्टल का वो अंदर किया जाएगा। ऐसे लॉ के अंदर है जो इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ तो आ गया, अब इंडिया को भी तो करना था। अब तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बाउंड्री टच करे, स्टेट क्या कि मेरा अधिकार है, सेंट्रल क्या कि मेरा अधिकार है, तो हमें कुछ चेंजेस अपने अंदर भी करने दें। द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये होता है, पहला जो होता है, पहला क्या बोलता है कि सोवरेनिटी, फुल सोवरेनिटी राइट है आपके पास टेरिटोरियल सी में। पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास पूरे राइट है। अब बचे 200 नॉटिकल माइल्स, 12 में से मतलब 200 में से 12 माइनस करोगे तो 188 आएगा। तो 188 किसके पास है? 188 आपका सोवरन राइट है। किस चीज़ के लिए सोवरन राइट है? सरफेस ऑफ द सी के, यानी कि फुल सोवरन राइट नहीं है, कुछ कुछ राइट है, वो आप जाके पढ़ लेना कि कौन कौन से राइट मिलते हैं। ठीक है ना, जो मैप में दिखाया गया है। अब उसके लिए हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे उसके लिए हमने 40 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले गए 1976 में, तो उसमें न्यू हमने आर्टिकल ऐड किया 297। ठीक है ना, जो पावर देता है यूनियन को पावर देता है कि ऑल द लैंड, मिनरल एंड अदर थिंग जो वैल्यूएबल है, मतलब कि अंडरलाइंग है सी के अंदर, जो टेरिटोरियल वाटर में हो या कॉन्टिनेंटल सेल्फ में हो या EEZ जोन में हो, वो सब की पावर किसको दी गई? यूनियन ऑफ इंडिया को दे दी गई इस वाले आर्टिकल में। कोई लड़ाई करते हैं आपस में स्टेट। फिर टेरिटोरियल वाटर जो है आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके लिए एक एक्ट भी लेके आए, मैरीटाइम जोन एक्ट भी लेके आए तभी 1976 में। एक हमने आर्टिकल भी ऐड किया, आर्टिकल ऐड करके हम श्योर हो गए कि सारी पावर यूनियन के पास है। फिर हम मैरीटाइम जोन एक्ट भी लेकर आए, तो हम भी ये भी श्योर हो गया कि एक्ट भी आ गया, लीगल भी हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको चीज़ को ऐड कर दिया। तो इसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सोवरेनिटी राइट इंडियन गवर्नमेंट के पास होंगे डीलिंग विद द कंट्री, मतलब कोई भी चीज़ होगी। पर ये क्लियर नहीं है कोई टैक्स कौन लगाएगा, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो वाटर में टेरिटोरियल चीज़ें आप निकाल रहे हो वो एक स्टेट जुरिडिक्शन में आती हैं। जो मिनरल्स आप निकाल रहे हो, मिनरल जो खदान करते हो, जो आप मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो, गंगा के किनारे से रेता उठा के ला रहे हो, सैंड उठा के ला रहे हो, सैंड माइनिंग कर रहे हो, तो वो स्टेट के अंडर में आती है, स्टेट टैक्स लगाता है। पर ये भी मेंशन नहीं है कौन लगाएगा, क्लियर नहीं है। पर 7 शेड्यूल में 8 उसमें आता है, तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। इस पर बहुत बार इशू देखा गया। फिर यही सारी बात करेगी परमिशन ऑफ द क्रिएशन और डिवोल्यूशन ऑफ परमिशन ऑफ कंसर्न स्टेट। उसमें ये लगेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव का कंसर्न मानो या ना मानो, उसके व्यू पॉइंट देखने हैं आपको, ज़रूरत नहीं है, नॉट मैंडेटरी है कि हाँ स्टेट को पास ही करना पड़ेगा। और चीज़ क्या बोल रहा है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट नेसेसरी है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नेसेसरी है किसके लिए? स्टेट क्रिएशन के लिए और रीनेम के लिए, जो आर्टिकल 9(3) में आता है, जो अंदर आप कुछ चेंज कर रहे हो उसके लिए प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नेसेसरी है। पर अगर आर्टिकल 2 में कुछ काम करे, न्यू स्टेट यानी कि बाहर से कोई स्टेट इंडिया में जोड़ रहे हो, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये डिफरेंस है। अंदर चेंजिंग कर रहे हो तो उसके लिए मैंडेटरी है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की, और बाहर के लिए नहीं है। अब स्टेट टू डिमांड होती रही। ये मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ। इतना रुक जाइए, ये मैप दिखाता हूँ। ये मैप 1956 का है, जब तक रीऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट नहीं आया था। ठीक है ना, रीऑर्गेनाइजेशन में स्टेट वाला एक्ट नहीं आया, तो ऐसे ऐसे था। देखो ये पूरा पंजाब हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश, इतना सा थोड़ा ही हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। फिर ये पूरा रीजन जो हुआ करता था ये आपका उत्तर प्रदेश का हुआ करता था। इसमें से विदर्भा रीजन का अलग पार्ट है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग था। पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, नीचे तक मद्रास का बहुत सारा रीजन था। इधर कर्नाटक नहीं, मैसूर हुआ करता था, नीचे केरला हुआ करता था, उससे नीचे कोचीन हुआ करता था। तो ऐसे सारा था। ईस्ट पाकिस्तान था, इधर वेस्ट पाकिस्तान था। तो ये सारा था। अजमेर और मेवाड़ ये अलग हुआ करता था। गोवा तो हमारे पास था ही नहीं, ये बाहरी स्टेट के पास था। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद की मॉडर्न स्टेट आती है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते रहे, सेवलर कल्चर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करते गए।
ठीक है ना। फिर सिंस द इंडिपेंडेंस स्टेट मांग करने लगी, डिमांड करने लगी कि आप लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, इथेनिसिटी मतलब वहाँ के रिलीजन जो है, वहाँ के लोग जो उनके बेसिस पे आप डिवाइड कर दो स्टेट को। तो स्टेटहुड की डिमांड होने लगी बार बार चीज़ों के लिए। तो द बिगिनिंग ऑफ 21वीं सेंचुरी इंडिया ऑल्सो विटनेस द क्रिएसिंग, उसने क्रिएट किया गया 3 न्यू स्टेट को क्रिएट किया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जैसी बिगिनिंग हुई ना सन 2000 में, आप याद रखो सन 2000 में क्या हुआ, 3 स्टेट बनी थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उसके बाद जब 2014 में आपकी क्या बनी थी, लास्ट जो बनी थी तेलंगाना बनी थी, आपको याद रखना है। और अभी रिसेंटली पूछोगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन स्टेट को अलग अलग किया गया था, स्टेट से चेंज किया गया था। तो यही है कि हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। 1950 में डिमांड स्टार्ट हुई कि तेलुगु बेसिस स्टेट बनाई जाए। जो तेलुगु रीजन स्पीकिंग वाले पीपल हैं आंध्र प्रदेश, उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग किया जाए। 56 डे का उन्होंने फास्ट भी किया। जो वहाँ के लीडर्स थे उसमें पोटी, उनका नाम था पोटी श्रीरामालू मुलू करके, जो उनके जो थे लीडर थे, उनकी डेथ हो गई क्योंकि 56 दिन का उन्होंने फास्ट रखा। तो बहुत बड़ा लड़ाई जंग छिड़ गई स्टेट में। मतलब कोई लीडर की डेथ हो जाना उसके मतलब लड़ाई स्टार्ट होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है। 1953 में फर्स्ट स्टेट बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको अलग किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज बेसिस पहली बार पूछे कौन सा स्टेट है तो आंध्र प्रदेश। फिर रिकमेंडेशन जाती है रीऑर्गेनाइज कमीशन की 1956 में, तो बाद में 14 स्टेट बना दी जाती हैं और 6 यूटीज़ बना दी जाती है। तो अब कैसे बनती हैं कि 1960 सबसे पहले जो अलग हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था। ये एक्ट आने के बाद ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था, ठीक है ना। पहले तो 14 स्टेट हो गई थी, 6 यूटीज़ पहले से ही थी। फिर ये दोनों अलग हो गए तो इसमें से एक स्टेट आ गई महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात में से एक स्टेट आ गई तो ये अलग हुए। फिर जाके 1963 में नागालैंड और आसाम हुआ था, ठीक है ना। इनमें से नागालैंड आसाम से अलग हुआ था। फिर 66 में हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, किससे, पंजाब से अलग हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। देखो तो आपको एक सीन पता लग रहा है, पहले इधर की स्टेट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर इधर की स्टेट, फिर एक नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे देखो। फिर सिक्किम को 1975 में इंडिया का पार्ट बना दिया गया था, तो 2A को ख़त्म कर दिया गया था। फिर 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश को बिकम द स्टेट, ठीक है। पहले ये क्या थे, यूटीज़ थे, इनको स्टेट बनाया गया था। फिर 2000 में बताया आपको, उत्तरांचल यूपी से, झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था और 29 स्टेट बना था। फिर दोबारा 28 हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। अगर स्टेटहुड मिल जाएगा फिर 29 हो जाएंगी। तो वेरियस अभी भी डिमांड है। जैसे विदर्भा रीजन अलग डिमांड कर रहा है, अमरावती और नागपुर के डिवीज़न वाला जो महाराष्ट्र है। फिर और भी चीज़ों की डिमांड चल रही है, अभी अलग हुआ नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा। दिल्ली बनाया गया, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया 1991 में। तो 69 आपको याद रखना है, दिल्ली 69 स्पेशल नंबर है, याद रख सकते हो। तो 1991 में लेके आए। इंसर्ट किया गया आर्टिकल 239AA इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली अमंग द यूनियन टेरिटरीज, एक तरह से स्पेशल स्टेटस दिया गया। कैसे दिया गया, क्योंकि दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, पुडुचेरी ऐसी असेंबली दी गई। अमेंडमेंट किया गया, डज नॉट प्रोवाइड द दिल्ली विद द, मतलब कि इसे फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनाया गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है वो सेंट्रल के, अब सेंट्रल ने अपने हाथ में रखे। और अब तो दोबारा चेंज कर दिया कि सेंट्रल ने सारी पावर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है, रिसेंटली जो बिल आया। टू गेन द पर्पस ऑफ द, मतलब क्यों रखा अपने हाथ में, कि बोला एक दिल्ली जो एरिया है ना, उसमें सारी इतनी सारी मतलब इतनी सारी आपकी स्टेट की एम्बेसीज़ हैं, ये है, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को अपने पास रखा है। 69 को लेके आए, 239AA इसके अंदर लेके आए। द क्वेश्चन फिर डिवीज़न ऑफ 4 स्टेट की, अभी मायावती थी लास्ट ईयर, यूपी के अंदर मायावती थी, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या करेंगे, हमें यूपी को अलग करना है, यूपी को डिवाइड करना है 4 पार्ट में। तो एक वो भी क्वेश्चन सामने है अभी कि यूपी को विदर्भा रीजन में डिवाइड करना है। ऐसे यूपी को डिवाइड मांग कर है, पश्चिमी प्रदेश, हरित प्रदेश बोला जाए कि इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट ऐड करके फिर अवध रीजन बनाया जाए, फिर बुंदेलखंड को अलग बनाया जाए और पूर्वांचल को अलग बनाया जाए, 32 ज़िले मिला के। देखते हैं होता है नहीं है। फिर वही सारा रीज़न है, बहुत बार डिमांड हुई। यूपी की सीएम थी बहुजन समाज पार्टी की मायावती, उन्होंने रिसोल्यूशन पास किया था। फिर ये रिसोल्यूशन कहाँ जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता। तो सेंट्रल करता है नहीं करता वो उसके पास, उसका विवेक था, पर डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, ये फिर बोडोलैंड वाले जो हैं, ये जो बोडोलैंड है ये कहाँ, किसका पार्ट है, ये अभी पार्ट है वेस्ट बंगाल का। तो ये जो आपका धुबरी, क्योंकि ये रीजन जो है वेस्ट बंगाल अलग है और ये रीजन पूरा हिली एरिया है। बोडो कौन थे, ये जब नेपाल में थोड़े दंगे वंगे हुए थे तो कुछ लोग इधर के साइड आ गए थे, तो इधर की साइड आ गए, वहीं पर रहने लगे थे।
बोडोलैंड इसलिए बोला जाता है, वो अपनी अलग डिमांड करते हैं कि हमें एक बोडोलैंड अलग देना चाहिए, उनकी अलग डिमांड चलती है। उसके लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, बहुत बार उनकी टॉक्स भी हुई, तो ये सब जाके आप एक बार पढ़ लेना। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, और एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज करना, छोटा बड़ा करना, वो सब किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं। द बेसिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट क्या क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, इन सारी बेसिस पे। आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है फॉलोइंग आपको प्रोसीजर कि प्रेसिडेंट रेफर टू द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 3 में आपको कुछ चेंज करना होगा, क्योंकि इनर का है, वो अंदर के चेंज करना है आपको। तो उसमें क्या कि प्रेसिडेंटियल रेफरेंस लेगा, सेंड करेगा स्टेट असेंबली के पास। आफ्टर प्रेसिडेंट रेफर कर देगा स्टेट असेंबली को, रिसोल्यूशन टेबल पर रखा जाएगा स्टेट असेंबली की, स्टेट असेंबली बिल को पास करेगी कि हमें करना है नहीं करना। द सेपरेट बिल हैज़ टू रेक्टिफाई बाय द पार्लियामेंट, एक बिल पार्लियामेंट को, एक स्टेट को अलग कर लो और पार्लियामेंट अलग कर दो। अगर स्टेट नहीं भी करती है तो भी किया जाएगा, ठीक है ना। अब रीज़न ऑफ डिमांड क्यों है, ये देखिए रीज़न डिमांड क्यों रहती है, उसके कुछ फैक्टर है। सबसे जो बड़ा फैक्टर आता है वो आता है पुअर इन द स्पिरिट बट बीइंग द रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। गरीब तो है, झारखंड बिहार से क्यों अलग हुआ, झारखंड को पता था तेरे पास क्या है, मिनरल्स है, कि है तो गरीब हूँ मैं पर मेरे पास मिनरल्स है। अगर मैं बिहार से अलग हो जाता हूँ तो सारी नेचुरल रिसोर्स को मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँगा, पहले रीज़न ये है। फिर लिंग्विस्टिक कल्चर बेसिस पे क्या कहते थे, मद्रासी, वो मद्रास में तमिल बोलते थे, ऊपर आपके तेलुगु बोलते थे, वो कहते थे हमें अच्छे नहीं लगते, तो हमें अपनी तेलुगु स्पीकिंग अलग स्टेट चाहिए, तो ये वाला रीज़न था। कुछ और फैक्टर है कि लोकल रिसोर्सेज को मतलब कॉम्पिटिशन बनाने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी नेग्लिजिबल करती है। यूपी क्यों डिमांड कर रहा है, यूपी बहुत बड़ा है, ये बोलते हैं कि जो सीएम बनता है वो पूर्वांचल में डेवलपमेंट करता है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं करता। अगर देखोगे मेरी डिस्ट्रिक्ट से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, जो हमारी हाई कोर्ट है इलाहाबाद यहाँ पे है, वहाँ से अगर यहाँ आओगे आप, इससे पास हमारे पास लाहौर की हाई कोर्ट पड़ती है, लाहौर की हाई कोर्ट इससे पास पड़ती है हमारे पास। तो हमारे पास ये रीज़न है कि हम इसकी बेंच की डिमांड कर रहे हैं कि मेरठ के आसपास हमें बेंच मिल जाए, तो वही एलोकेशन चीज़ें रहती हैं। कल्चर डिफरेंट रहता है, फेलियर रहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फिर पॉपुलर जो मोबिलाइजेशन रहता है वहाँ से इधर जाना, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इनके बेसिस पे बार बार स्टेट अपनी डिमांड करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इसी बात पे अलग हुआ था, अभी तेलंगाना की न्यू कैपिटल, मतलब आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनेगी अमरावती, उसको बनाया जा रहा है। फिर कुछ वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशल चीज़ें रहती हैं, पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशन रहते हैं प्राइमरली। पेरेंट जो स्टेट रहती है लूज़ करती है इन द टर्म ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, भाई आदमी भी कम हो जाएंगे, जो वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा था वो कम हो जाएगा। देयर शुड बी सर्टेन क्लियर कट पैरामीटर होना चाहिए, सेफगार्ड होनी चाहिए टू चेक द अनफिट रेट, जो डिमांड है वो सही है नहीं है। द बेटर टू अलाउ द डेमोक्रेटिक कंसर्न्स लाइक डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, आपको अलग करने से और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट करो तो कोई नहीं मांगेगा, डिसेंट्रलाइजेशन पावर करो, पावर का विभाजन करो, अपने पास ही मत रखो, गवर्नेंस अच्छी करो कि रहते देन हम रिलीजन कास्ट बेसिस पे करते हो तो गवर्नेंस अच्छी करो, लोग शांति से रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉब्लम जो डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नेंस चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर है, करप्शन है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। अब तो ये कुछ बात करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पास पावर है ना, सेंट्रलाइजेशन जो पावर है, सेंट्रलाइज करने की चीज़ों को, तो हम देखें कौन कौन सी पावर है। एक तो इनएडुकेट डिवीजन ऑफ द पावर, द डिवीजन ऑफ द पावर इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर है। हायर इनएक्विटेबल, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो है नहीं है, कहीं ना कहीं जो पूरी पावर है वो सेंट्रल के पास में ही रहती है, क्योंकि सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर का, रेलवे का, सब चीज़ के पास है, ये सब सेंट्रल के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट भी किस में का, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, और रेसिड्यूरी पावर तो ऑलरेडी सेंट्रल के पास है ही। उसके बाद आती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विद द स्टेट, वो भी पार्लियामेंट के पास है, किसी स्टेट को बनाना है, जिसको छोटा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहते हैं, वो भी सेंट्रल के पास है। इमरजेंसी लगाना भी सेंट्रल के पास है, वही रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट की, इमरजेंसी लगाओ या मत करो। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अगर स्टेट में, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, स्टेट में है किसी और की सरकार और गवर्नर दखल देता रहता है, तो अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसेज होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होते हैं, जैसे आपको मैं कह इलेक्शन कमीशन कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि सेंट्रल इसको करता है, मैनिपुलेट करता है, और भी चीज़ें हैं, सीबीआई का बोल दो, बहुत सारा ऑफिस बोल दो, एनआईए का बोल दो, ये सारी चीज़ें करती रहते हैं। फिर ऑल्सो मतलब कि फ्यूचर्स क्या, लाइक सिंगल सिटीजनशिप, तो सेंट्रल का प्रावधान है, सेंट्रलाइज करता है पावर को। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अगर स्टेट में हारोगे तो सेंट्रल में आओगे। ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहीं ना कहीं बोला जाता है सेंट्रलाइज टिल्ट है। ये सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। और जो हमारा फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुलदीप नैयर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लीज़ इसको वायलेट मत करो। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रॉन्ग टू मतलब कि कंक्लूड करना दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिट इन द स्पिरिट। ठीक है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्वासी जुडिशल इन नेचर, ये जो बोला था, ठीक है ना, केसी आपके वेयर ने। तो ये भी आपको याद रखना है चीज़ों में, मैंने आपको हर चीज़ बता दी। एक बार ये नोट्स जाके आप देख लोगे ना, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट आया तो कई बार पूछा गया, पहले किसका हुआ, पहले आप महाराष्ट्र का हुआ, फिर किसका हुआ, फिर आपको नागालैंड किया गया, फिर हरियाणा किया गया, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा किया गया, सिक्किम किया गया, गोवा अरुणाचल को स्टेटहुड बनाया गया, लास्ट में कौन हुआ 2000 में, उत्तरांचल झारखंड, छत्तीसगढ़ हुआ लास्ट में, फिर तेलंगाना हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया है अपने नोट से। अब हम आते हैं बैक आते हैं अपने किस चीज़ पे आते हैं, हम आते हैं अपने बैक अपने एडिटोरियल पे। जो नेक्स्ट एडिटोरियल आता है वो रिलेवेंट एडवाइस टू हेल्थ केयर गिवर एंड द मदर टू बी। ये सारी बात क्या कर रहा है एडिटोरियल, देखो पेंडेमिक चालू था, हॉस्पिटल में जगह भी नहीं थी कोविड की वजह से। पर जो हमारे इंडिया का जो रेट है, जो कैपेसिटी रेट है, मतलब कि चीज़ों का, जो हमारे इंडिया में पर डे बच्चे जन्म लेते हैं, 72,000 बच्चे हर दिन जन्म लेते हैं। तो 72,000 बच्चे हर दिन जन्म लेते हैं, तो हायर बर्थ रेट है हमारे यहाँ। ठीक है ना, तो ऐसा याद रखो 72,000 पर डे बच्चे जन्म लेते हैं। तो उनको भी हमें कैसे कंट्रोल करना था, उनको भी हमें कैसे चीज़ों को देखना था। एक तो ओवरबर्डन था कोविड की वजह से, और ऊपर से जो मैं आपके वेटरनरी सर्विस थी इंडिया में, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम देखी गई। उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे सेक्शन की डेथ हुई है। ना ही हमारे पास कोई इंसफिशिएंट स्टिल बर्थ, न्यूनेटल इन्फेक्शंस और आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेस इतनी बढ़ गई थी बहुत सारी, ये बहुत हायर पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पास टाइम ही नहीं था, किसको देखें, इनको देखें, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वही है कि सेवरल फोल्डिंग जो हायर कोविड-19 में प्रेग्नेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में सोचना चाहिए दोबारा से, और हम चीज़ों को हमें अच्छा करना चाहिए। जो अब हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, मैट्रिनल के काम कर रही है, न्यूनेटल के लिए काम कर रही है कि बच्चे की भी डेथ ना हो, मदर की भी डेथ ना हो, वो इंक्रीज़ ना हो रेशियो। ठीक है ना, और ऊपर से देखा जा रहा है वो रेशियो दोबारा से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रेस आ गया पूरा हेल्थ सेक्टर के ऊपर। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कोविड केसेस और प्रेग्नेंट वुमेन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो, यानी कि इधर केस इंक्रीज़ हो रहे थे, उधर जो वुमेन की जो हेल्थ थी, प्रेगनेंसी वाली हेल्थ थी, या फिर जो सब चीज़ें थी, उन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट देखी जा रही थी। फिर कुछ इमीडिएटली एडवाइस है, 2 स्टेप लेने चाहिए आपको। एक तो ऑल वुमेन को पोस्टपोन करनी चाहिए प्रेगनेंसी टिल द बोथ द पेरेंट्स आर द वैक्सीनेटेड। जब तक दोनों पेरेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, आपको अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहिए। ऑफर करना चाहिए वैक्सीनेशन टू ऑल अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन। जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इनक्रेज करना चाहिए, आप जाके वैक्सीन लो, कि थोड़ा ठीक तो रहेगा। आपको टेम्परेरी और रिवर्सेबल, आपको मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो गोलियाँ आती हैं ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम, सिंपल मतलब इफेक्टिव वे में पोस्टपोन प्रेगनेंसी के लिए आपको हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों मतलब कहने का मतलब ये है, आपको प्रेगनेंसी अपनी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, फिर आपको जाके आप हॉस्पिटल में जाके आप प्रॉब्लम ही फेस करोगे। आपको दवाई नहीं मिल पाएगी, आपको इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, आपको आपके बच्चे को दोनों होने का डर रहेगा। तो घुमा फिरा के यही बात इन्होंने की है। फर्स्ट टू प्रिवेंट द मतलब कि इन्फेक्शन द हेल्थ केयर पर्सनल। अब क्या करोगे, जो डॉक्टर भी आपको देखने आएगा वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। आपको डिफाइन करना है कोविड प्रेग्नेंट वालों में, प्रेगनेंसी वालों में, नॉन कोविड प्रेगनेंसी वालों में, ऐसा डिफाइन करना है। फिर आपको जो नर्सेज हैंडल करेंगी वो भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन आपको मदर को ना हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे तो कुछ नहीं है, वो तो आपको पता ही है कौन कौन सी दवाई लगानी है। ये दवाई बताएंगे, कोविशील्ड लगाओ। फिर जो mRNA टेक्नोलॉजी की दवाई है यूएस में, यूएस में वो लगाई जा रही है, उस दवाई को आप लगाओ, आप भी बाहर से मंगाओ। तो ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैटरनरी वाली, ठीक है, आपको मैटरनिटी वाली, और एक तो नियोनेटल वाली। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अपने नोट से, ये दोनों चीज़ क्या होती है और गवर्नमेंट इनको कैसे बचाने के लिए कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चालू रखी है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि इन्फेंट क्या होता है कि जब बच्चे की डेथ होती है, नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1, अगर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा हुआ और 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको किस में गिना जाएगा, इन्फेंट आपका मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चों में कितनों की डेथ होती है, ऐसे ही काउंट किया जाता है। पर 1000 कितने बच्चों की डेथ होगी, ऐसे ही काउंट किया जाता है। तो ऐसे किया जाता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, 10 बच्चे मर गए, ठीक है ना, 10 बच्चों की डेथ हो गई, और उसमें से मतलब कि कितने 1000 बच्चे, 900 बच्चे बचे हैं, तो हमारा कितना किया जाएगा, इतना है।
तो ऐसी चीज़ों को दिया जाता है कि 900 है कि यानी कि 100 की डेथ हो रही है, तो वही सारे कंसिडर किया जाता है। यूएन के जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे यानी कि एमडीजी थे, एसडीजी से पहले एमडीजी चलते थे। एमडीजी कब हुए थे? 2000 में लागू हुए थे, 2000 में, और 2000 तक फुलफ़िल करने थे। एसडीजी 2015 से, ये 2015 तक फुलफ़िल करने थे। अब एसडीजी 2015 से चलेंगे, 2030 तक आपको फुलफ़िल करने हैं एसडीजी गोल। मैं एक उसमें प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप मतलब एक वीडियो बना चुका हूँ 10 मिनट में कैसे याद करें एसडीजी गोल को। वो प्लेलिस्ट में जाना, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर एसडीजी गोल की वीडियो है, वो जाके आप देख लेना। 10 मिनट में आपको 17 के 17 एसडीजी गोल याद हो जाएंगे। तो वही है कि जो इंडिया में डिक्लाइन मतलब की चीज़ों का, 1 मिनट रुक जाइए, जो इंडिया में डिक्लाइन है मतलब कि चीज़ों का देखा जा रहा है ऑलमोस्ट मतलब कि 57% जो आपका एमआरआई है, आपका आईएमआर है, कम डाउन, वो कम होता जा रहा है कि 80 इन्फेंट डेथ होती पर 1000 के हिसाब से 1995 में, अब 33 की डेथ होने लगी पर 1000 लाइव्स पे। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे थे, पर कोविड ने दोबारा से वो चीज़ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट कर दिया है। अब एमआर जो आईएमआर है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो 1 साल बच्चे की गिनी जाती है कि 1 साल के अंदर कितनी डेथ हुई, और एक होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा, नया बर्थ बच्चा, उसके 28 दिन कंप्लीट देखे जाते हैं कि इसने 28 दिन कंप्लीट नहीं किए, उससे पहले ही डेथ होगी, 1 महीने से नियर अबाउट 1 महीने से पहले ही डेथ होगी, 28 दिन से पहले ही डेथ होगी, तो किस में काउंट होगा? नियोनेटल में काउंट होगा। इंडिया में ये भी इम्प्रूव कर रहा था हल्के हल्के, इसकी भी इम्प्रूवमेंट इंडिया में देखी गई थी, पर दोबारा से चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगी है। अब कॉज क्या होते हैं? कॉज क्या होता है? एक तो मतलब आपके पास डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है कि जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं आपको चीज़ें नापने के लिए, वो हमारे इंडिया में नहीं है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है। जो जीडीपी एलोकेशन है ना हेल्थ का, अगर अकॉर्डिंग टू जीडीपी देखा जाए तो 1.2% है, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, जीडीपी के अकॉर्डिंग हम 5% यूटिलाइज़ करते थे अपने हेल्थ सेक्टर में, पर अब कितना है? 1.2। प्री एडमिशन कॉस्ट, ठीक है ना, हमारे यहाँ मतलब कोई एडमिशन लेने के तैयार नहीं है, कॉज दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। फिर अंडर आइडेंटिफाई कॉज, कि जो प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रॉब्लम किसी बच्चे को लीची खाने से डेथ हो गई, ये होगी, तो कॉज का पता नहीं लगता रहता है, कोई भी उसको चीज़ों को देते रहते हैं। और भी चीज़ें जैसे माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में हाफ ऑफ द वुमेन इन इंडिया उनको एनीमिया का शिकार है। और ऐसा बताया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 54% जो इंडिया में एज है 50 to 49 एज है, इसमें से 54% जो वुमेन्स हैं वो एनीमिया की शिकार है। तो ऐसे भी आप देख लो। फिर टाइप ऑफ डिलीवरी, पता नहीं किस किस टाइप की डिलीवरी कर देते हैं, कोई डिलीवरी का सेंस ही नहीं है। मदर अनएजुकेटेड होने का भी फ़र्क पड़ता है कि मदर की एजुकेशन बहुत इफेक्ट डालती है कि बच्चों को कितनी डाइट देनी है, कैसे देनी है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। एज ऑफ मदर, कभी कभी ये भी तो बताया गया कि वुमेन की एज सेट की हुई है कि आपको शादी किस एज में करनी है, तो ये कुछ फैक्टर हैं इस सब चीज़ों के। फिर यूनिसेफ बोलता है कि हमारे इंडिया में चीज़ें जो 8 साल तक स्कूलिंग है, 32% लेस चांसेस टू डाइंग द न्यूनेटल पीरियड, 52% लेस चांसेस टू पोस्ट न्यूनेटल पीरियड एज़ कम्पेयर टू द इलिटरेट मदर। तो इन्होंने बोला है कि जो मदर अनपढ़ मदर है ना, मतलब अनपढ़ मैं नहीं बोल रहा कि माँ ही होती है, मतलब एक चाइल्ड की जो मदर है, जो पढ़ी लिखी माँ है, तो उसके पास 52% लेसर चांसेस रहते हैं पोस्ट न्यूनेटल डेथ होने के इन कंपेयर टू इलिटरेट मदर, एंड 32% लेस चांसेस टू डाइंग न्यूनेटल पीरियड। एक तो मतलब वो मैंने पोस्ट न्यूनेटल बताया 28 दिन के बाद यानी कि 1 साल तक, उसमें 52% कम चांसेस रहते हैं, और नियोनेटल 28 दिन से पहले डेथ होने के उसमें 32% कम चांसेस रहते हैं अगर माँ पढ़ी लिखी है, ठीक है ना, उस चीज़ को ये बता रहे हैं। फिर बताया इट ऑल्सो नोटेड दैट इन्फेंट अंडर 5, जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है यानी 5 साल के अंदर जो डेथ हो जाती हैं, हाईएस्ट अमंग द मदर अंडर एज ऑफ 20, जो 20 साल से पहले शादी कर देते हो ना, माँ की है तो 18, पर आप शादी 20 साल से पहला कर देते हो, तो जो अंडर 5 की डेथ रेट होने की संभावना रहती है, माँ की मोर्टेलिटी रेट वो ज़्यादा है, 20 साल से छोटी है, एज़ कम्पेयर टू द लोएस्ट अमंग द 24 से 20 से 24 या 25 से 3400, उनमें कम है डेथ होने का जो रेशियो है मदर का, ठीक है ना। तो वो भी आपको याद रखना। सॉल्यूशन क्या है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को। रोल ऑफ द सेंट्रल का, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान लेके आई थी, 2014 में से लॉन्च किया था कि आपको सिंगल डिजिट लाना है आपने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को, और सिंगल डिजिट लाना है आपको बर्थ रेट को भी सिंगल डिजिट लाना है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए हम। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर क्या है कि चीज़ों को और ठीक किया गया, ठीक है, 2005 पे इसको लॉन्च किया गया कि आपको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करनी है। और भी चीज़ें की गई, बहुत सारी चीज़ करने की, फैमिली प्लानिंग पर में काम किया गया। 2013 में लॉन्च किया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया। उसका सब कंपोनेंट कौन कौन से? नेशनल हेल्थ मिशन विद द नेशनल
चीज़ों को देखा गया। उसके बाद हमने आपके रिप्रोडक्टिव मटेरियल, न्यूनेटल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट हेल्थ भी स्टार्ट किया, कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए स्कीम स्टार्ट की गई। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर वो 6,000 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से बच्चे को मतलब जन्म देते हैं तो वे फॉरवर्ड में क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, सिस्टमेटिक चेंज लाने चाहिए बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी के अंदर। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल कुछ काम कर रहा है, स्टेट कुछ काम, वो मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही है। एक कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंसी एंड होलिस्टिक इंटीग्रेशन होना चाहिए डिफरेंट स्कीम में। आपने स्कीम तो स्टार्ट कर दी पर आपको एक साथ उनको चलाना चाहिए। जैसे पोषण अभियान है, फिर आयुष्मान भारत को यूटिलाइज करना चाहिए। इन्फेंट की डेथ होती है उसको भी पैसे होगा। रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। आपको रिसर्च करना चाहिए कैसे चीज़ों को हम और बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। अब ये तो पढ़ लिया हमने अपना बच्चे वाला। अब हम पढ़ेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माँ की डेथ होती है। इसमें जो काउंट होता है इंडिया में, ठीक है ना, 130 पर लाख, यानी कि 130 पर लाख। उसमें क्या था, 1000 था, इसमें 1 लाख गिना जाता है कि 1 लाख माँ पे, 1 लाख माँ में से कितनी डेथ हुई है। तो वो भी हमारा थोड़ा बढ़िया हुआ है कि 122 हो गया 130 से, तो इसमें भी हमने अच्छा काम किया है। दोनों चीज़ में हमने अच्छा काम किया, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी कहते हैं व्हाट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या होता है। मैंने वही आपको बता दिया कि WHO की क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन द 2 इंडिकेटर मैटरनल डेथ। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ एज पर द 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है ना, अगर 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितनी माँ की डेथ हो रही है, वो बोलता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितना रिस्क है माँ के लिए, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि जो आपके UN इंटर एजेंसी बोलती है कि 2000 से 2017 तक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है 38%, पूरे वर्ल्ड में से डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि पहले 342 था, उसको कम हो गया 10 साल में, ऐसा सिनेरियो देखा गया है। यानी कि 17 साल में कम हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अच्छी की हैं। जो आपका SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कहीं हम अचीव कर सकते हैं अगर हम ऐसे अच्छे से काम करते रहे, चीज़ों को चेक करते रहे। जो साउथ एशिया अचीव द हाईएस्ट ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन, तो साउथ एशिया को सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, साउथ एशिया में। क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं था, सबसे ज़्यादा यहीं था और सबसे ज़्यादा यहीं हुआ है। 59% रिडक्शन देखा गया है। सब सहारा जो अफ्रीका रीजन है वहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है। 39% ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वहाँ भी कम हुआ है। सब सहारा और साउथ एशिया में देखा जाए ना, इन 2 रीजन में देखा जाए, सब सहारा अफ्रीका में और साउथ एशिया में, यहीं पे 86% यहीं पे कम हुआ है वर्ल्ड वाइड में। यहीं पे 86% है वर्ल्ड वाइड, यहीं पे 86% है। सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ, साउथ एशिया में और सब सहारा में। उसके बाद तो सबसे सारा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, वो सब सारा रीजन में अभी तक होती है। उसके बाद साउथ एशिया करता है, उसके बाद साउथ एशिया में होती है। तो ये सब चीज़ों में देखा गया है। इंडिया में क्या हाल है, इंडिया में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैंने बताया 130 से 122 हो गया। ठीक है ना, 2015-17 में मतलब 14-16 में तो 130 था, अब वो घट के 122 हो गया। तो इंडिया में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना, उस चीज़ के लिए इतनी फीमेल, मतलब कि सैंपल ऑफ इतनी फीमेल लिए गए, इतनी एज में चेक किया गया, बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन चेक की गई, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसमें सबसे बढ़िया कि स्टेट ने कौन किया, फर्स्ट पोजीशन में केरला ही रहेगा, वो अच्छा काम करता है। फिर महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया, सेकंड पोजीशन पे रहा। ये सब चीज़ों में तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे रहा ठीक करने में। और हाईएस्ट अभी क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट मतलब कि परसेंटेज डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, वो कर्नाटक में हुआ है सबसे ज़्यादा डिक्लाइन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ है सबसे ज़्यादा डिक्लाइन। अब 3 स्टेट तो आपने पढ़ लिया, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऑलरेडी मीट कर चुके हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है ना, टारगेट फिक्स करना है, 70 वुमेन करनी है आपको। मतलब 1 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसमें 70 वुमेन की डेथ हो, ऐसा करके लाना है। तो ये ऑलरेडी मीट कर चुके हैं आपका केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश भी कहीं ना कहीं आसपास ही चल रहा है, वो भी मैच कर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। कॉजेज़ क्या हैं इस चीज़ के, वो जो आपने ऊपर कॉजेज़ लिखे थे ना, वही कॉजेज़ इसमें लिख दे रहा कि हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, फिर वो रेशियो बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट नहीं है, फिर मिसमैच ऑफ द पॉलिसी है, फिर कोऑर्डिनेशन इन द मिनिस्ट्री नहीं है सिस्टमेटिक वे में। वही मैंने ऊपर आपको ब्लू टिक में बताई है, वही सब चीज़ आपके लिख सकते हो। अब डिक्लाइन क्यों हुआ है इंडिया में, उसके लिए लक्ष्य स्कीम चलाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है ना, उसके बाद पोषण अभियान चलाए, 3 चीज़ों के लिए काम करता है, स्टंटिंग, अंडरवेटिंग, अमीनिया, और एक तरफ से माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन, अंडरवेटिंग, वेस्टिंग भी बोलते हैं अंडरवेट को, स्टंटिंग, अंडरवेटिंग और आपका
माल न्यूट्रिशन इन्हें 2% कम करना है हर साल, 2% कम करना है। अनीमिया को 3% कम करना है हर साल। और मैंने आपको बताया 54% इंडिया में वुमेन में अनीमिया पाया जाता है, जो 15 से 49 एज साल की ग्रुप की वुमेन्स है, वही सारी प्रोडक्टिव उनमें पाया जाता है। फिर जननी सुरक्षा योजना लेकर आई, जननी सुरक्षा योजना ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आई थी, 2005 को ये लॉन्च हुई थी। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 100%, ठीक है ना। ये क्या करेगी, सभी स्टेटों में, सभी यूनियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लो परफॉर्मेंस जो स्टेट है जो लो परफॉर्मेंस देती हैं, कि आपको पोस्ट डिलीवरी आपको केयर दी जाएगी, रिड्यूस किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लेके आए, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया, इस वाले अभियान को। इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें की गई, काम किए गए, ये सारी चीज़ें। लास्ट में मातृवंदना योजना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 6 लाख रुपए दिए जाते, मतलब 6,000 रुपये दिए जाते थे। मातृवंदना स्पॉन्सर मैटरनरी बेनिफिट स्कीम एक तरीके से बिन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने इम्प्लीमेंट किया था। फिर सुरक्षा मातृत्व आवासना इनिशिएटिव लेके आए। कंक्लूजन लास्ट में यही है, आप अच्छे से काम करो, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको फुलफ़िल करो और आपसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं वीडियो यहीं पे रखता हूँ, समाप्त करता हूँ अपने इस एडिटोरियल सेक्शन को। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आपको सुनना हुआ करें ना तो 1.5 करके आप सुना करें, आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।